अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज का लेक्चर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की नई बुक जो लास्ट ईयर आई थी उसका लेक्चर है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से मैं आप लोगों को एक नई चीज़ कराने जा रहा हूँ इस केमिस्ट्री में। मुमकिन है कुछ लोगों ने कराई हो, लेकिन मैं अपने अंदाज से कराऊंगा, तो अपने साथ बुक भी रख लें और कुछ समझने की चीज़ भी रख लें, पेन और रजिस्टर वगैरह। मैं आपको कराने जा रहा हूँ चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस और जो हमारी एक्सरसाइज होती है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की, उसमें से इनडायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस। बड़ा इम्पॉर्टेंट ये चलेगा पूरे सेशन में इंशाल्लाह। आज इसका ये फर्स्ट सेशन है, तो उम्मीद है कि इसका आप लोग फीडबैक ज़रूर देंगे। एंड तक मेरे साथ रहिएगा, सिर्फ तस्वीर नहीं खींचिएगा, क्योंकि कुछ काम की बातें भी मैं आपको बताऊंगा। सॉल्यूशन तो आ जाएगा आपके पास। चैप्टर 3 का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है चैप्टर नंबर 3 का नाम है, और बेसिक इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह और कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स हैं। छोटा सा लेक्चर है। सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम आमतौर पे स्टूडेंट पूछता है कि सर ये करने चाहिए कि नहीं, इम्तिहान में इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं कि नहीं। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आज ही, ताकि अगले चैप्टरों में आप अटेंड करें या ना करें, उसकी इम्पोर्टेंस है या नहीं है। सेल्फ असेसमेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें से एग्ज़ाम में आ सकता है, रेशो इसका कम होगा लेकिन आ सकता है। इसकी लेकिन सबसे बड़ी एडवांटेज जो सेल्फ असेसमेंट के करने की है वो है आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट, एंट्री टेस्ट है यूनिवर्सिटीज़ में, उसके अंदर के कॉन्सेप्ट्स और उसका जो है प्रिपरेशन का हर्डल। तो इस लिहाज से इसकी अहमियत है, यानी इसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि ये एक ऐसी चीज़ होती है कि ना करें। और अगले चैप्टर में तो ये थोड़ा हार्ड होते जाएंगे, क्योंकि इक्वेशंस वगैरह आएंगी, स्ट्रक्चर्स आएंगे। ये समझे एक वार्म अप स्टार्टर है चैप्टर 3। क्वेश्चन जो 71 पेज पे सेल्फ असेसमेंट का है, बुक अपने सामने आप रखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मैंने पूरा आपके लिए लिखा हुआ भी है। राइट डाउन द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये जो बातें बताऊँगा काइंडली इसको नोट कीजिएगा। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है, जैसे ये नज़र आ रहा है आपको, जिसमें n लिखा हुआ हो, क्योंकि n को अगर हम पुट करते जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो इससे आपके पास उस होमोलोगस सीरीज़ के रिस्पेक्टिव होमोलोग्स यानी मेंबर्स आते चले जाएंगे उस फैमिली के। सही है। अब जैसे इन्होंने 2 का पूछा है, ईथर्स और अल्कोहल्स। ईथर्स और अल्कोहल्स का पूछा है, वरना और जो होमोलोगस सीरीज़ है उनके भी जनरल फार्मूले होंगे, सबके होंगे। क्योंकि होमोलोगस सीरीज़ की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि दे हैव या दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जर्नल फार्मूले या जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूले। इसी को जर्नल फार्मूला कहते हैं, इसी को जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अगर मॉलिक्यूलर ना भी लिखा हो तो आपको यही लिखना होगा। अब वैसे तो ये लर्निंग का होता है कि CnH2n+2O जो है ये ईथर का है। ईथर का ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता था, अगर आपको याद आ जाए, जिसमें O सेंटर बने और राइट पे और लेफ़्ट पे अल्काइल रेडिकल्स हों। अब अल्काइल रेडिकल जो है अगर आपको याद हो तो अल्काइल रेडिकल उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CnH2n+1। जैसे मिथाइल अगर मैं आपके सामने लिख दूं, मिथाइल रेडिकल अल्काइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा CH3, यानी ये मिथाइल है। इसी तरह इथाइल लिख दूं अगर, C2H5 इथाइल। अब अगर आप इस पर गौर करें तो इसमें कार्बन जितने हैं, हाइड्रोजन उसमें ट्वाइस से एक ज़्यादा है, इसीलिए इसमें देखेंगे CnH2n+2। 2 का मतलब ट्वाइस हो गया और एक ज़्यादा। अब यहाँ पे देखें CnH2n+2, इसका मतलब 2 रेडिकल हैं दाएं बाएं। इसको चेक करने का तरीका ये होता है, कभी आप गलत लिख देंगे, करीब करीब होते हैं सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मूले जनरल। आप इसमें अगर n को पुट करेंगे ना तो आपको उसके मेंबर्स मिलना शुरू हो जाएंगे रिस्पेक्टिव।
जैसे मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे n को 3 रख के दिखाता हूँ आपको, तो ये हो जाएगा C3, 3 2 6 + 2 8 O। अब आप यकीन करें नहीं करें कि ये ईथर है कि नहीं है, ठीक है। इसे यहाँ पे 2 रखूँ, C2, 2 2 4 + 2 6 और फिर O। अब आप कहेंगे ये दोनों ईथर है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन सेंटर में आना चाहिए, ये ख्याल रहे। ऑक्सीजन किनारे पे नहीं आ सकता क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 है, डाई वैलेंट है। अब चेक करें, ये डाई मिथाइल ईथर हो गया। तफसील इसकी चैप्टर नंबर 7 में इंशाल्लाह आप लोग मेरे लेक्चर्स में देख सकते हैं। ये देखें 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 3 + 3 आ गया ये वाला। इसी तरह इसका दूसरा मेंबर अगर मैं बना लूँ CH3 CH2 O CH3। अच्छा ये आपकी चॉइस है, उस तरफ 2 कार्बन दिखा दें या इस तरफ, यानी लेफ्ट पे या राइट पे। अब यहाँ पे काउंटिंग करें, 1 2 3 कार्बन तो 3 हो गए, हाइड्रोजन 3 + 3 6 + 2 8। देखें जस्टिफाई हो रहा है, यानी इसका मतलब है कि ये ईथर ही का जनरल फार्मूला है। अल्कोहल का आसान होता है दूसरा जो पूछा है उन्होंने, क्योंकि अल्कोहल में OH ग्रुप है। इस तरह इसका फंक्शनल ग्रुप होता है ROH। अब अगर गौर करें तो इस ईथर और अल्कोहल जो है ना, ये एक ही समझे कि डेरिवेटिव है। ईथर अल्कोहल का डेरिवेटिव है, एनहाइड्रस। इसमें से देखें अगर H को मैं यहाँ ले लूँ तसव्वुर में, तो एक यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, देखें। लेकिन इसके में मैं लिख नहीं सकता क्योंकि इसके फार्मूले में OH आना चाहिए, यानी इसका मेंबर अगर मैं लिख दूँ CH3OH, लिख दूँ C2H5OH। अच्छा इसमें OH किनारे पे आएगा। ऑक्सी जो है यानी ईथर ग्रुप वो सेंटर में बीच में आएगा, इन साइड ऑफ द चेन। ये ख्याल रखें। आप देख रहे हैं, आप ये मैं छपवा दूँ आपका ख़त्म हो गया सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में भी एक दुनिया है कि उसने तो 2 पूछे हैं बुक वाले ऑथर ने, लेकिन अगर आपको तीसरा चौथा भी पता हो अच्छी बात हो जाएगी ना। अब देखें ये तो देखें R का ही फार्मूला हो गया जो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, CnH2n + 1। तो अब देखें CH3 C2H5 C3H7 एंड सो ऑन, इसका हो गया। सही है। अच्छा अगर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे ना, तो उसमें लिस्ट बनी हुई होगी किस किस के जनरल फार्मूले होते हैं। उसमें देखें एल्डिहाइड, कीटोन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड, अमाइंस, अमाइड, सबके होते हैं। अब यहाँ बताऊँगा तो टॉपिक जो है, यानी मैं एक ही बस चीज़ कराऊँगा। तो तफसील के लिए आप मज़ीद JJC के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आपको PDF नोट्स और इस तरह की तमाम क्वेरीज़ मिल जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा आप ये जो सेल्फ असेसमेंट है 2 और है, वो पेज मैंने दिखाया। अब ये वाला पेज देखने पहले। अच्छा ये याद करने का, जल्दी जल्दी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है पेज नंबर 62 पर, राइट नेम्स ऑफ 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज इन डेली लाइफ। ये मैंने आपके लिए एक जगह कर दिया ताकि आसानी हो जाए आपके। वैसे बुक में ये 12-13 हैं, उसने 10 मांगे हैं। अच्छा नेम्स मांगे हैं तो आप सिर्फ नेम लिखेंगे, ये वाला कॉलम नहीं लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर आपने फिर क्यों लिखा है? क्योंकि अगर ये 4 मार्क्स का सवाल सेक्शन B के लिए बनाएगा तो उसमें यूज़ भी मांगेगा। ये बात समझ लें, सिर्फ नेम से वो आपको नहीं मिलेगा सेकेंड ईयर में हमें। तो अब देखिए बारीकियाँ लिखेंगे, इसमें ओनली नेम्स आपको लिखने हैं। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में सिर्फ नेम्स है। देखिए नेम्स नजर आया। अब आपको बस ये पता हो, नेचुरल गैस जिसको हम सुई गैस घरों में कहते हैं, गैसोलीन जिसको पेट्रोल कहते हैं, ये देखिए घर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें ना रेगुलर। ईथीन, इथाइन, बज़ाहिर आपको लगता होगा कि कहाँ इस्तेमाल होगा, लेकिन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कुछ फल जो है वक्त से पहले आप कच्चे तोड़ लें या गिर जाएँ तो उसको राइपनिंग के लिए इथीन। गैस वेल्डिंग जो होती है उसमें ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहते हैं इसको, बड़ा मशहूर फ्लेम है ये, वेल्डर्स के पास होता है। ईथर एनेस्थीसिया, ये तो एक ज़माने कदीम से बेहोशी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एसिटिक एसिड विनेगर जिसको सिरका कहते हैं, घरों में भी आता है। तो ये देखिए डेली यूज़ की चीज़ें हो गई। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, एसेंस वगैरह जो होते हैं, इसमें इथाइल एसीटेट जिसको हम ईस्टर कहते हैं, क्योंकि पाइनएप्पल में भी होता है। अगर पाइनएप्पल फ्रेश कभी आपको मिल जाए तो उसमें एक खूबसूरत सी खुशबू आती है, वो ईस्टर की होती है। एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर, नायलॉन जो रस्सियाँ होती हैं वगैरह वगैरह, नेट वगैरह, फॉर्मेलिन ये बायोलॉजी वालों को, प्री मेडिकल वालों को पता होगा, ये एक मीथेनॉल और फॉर्मएल्डिहाइड का मिक्सचर है,
यानी मिथाइल अल्कोहल और फॉर्मल्डिहाइड, इससे मिलकर एक ऐसा सॉल्यूशन बनता है जिसमें हम बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व कर सकते हैं स्टडीज़ के लिए। आमतौर पे MBBS वगैरह जो करते हैं और रिसर्चेस करते हैं उनके लिए ये होता है, उसमें गलती सड़ती ख़राब डीके नहीं होती, वो बॉडी या वो लिविंग टिश्यूज़ प्रिजर्व हो जाते हैं। तो ये 10 हैं, वैसे इसके अलावा भी हैं। अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए तो वो फिर वही नोट्स या बुक के अंदर भी एक पेज है, उसके अंदर आपको इन 10 के अलावा भी मिल सकता है, लेकिन ये सबसे मैंने कॉमन 10 लिख दिए हैं जो आसानी से याद भी हो जाए। इसके बाद एक आसान सा सवाल है पेज नंबर 70 पे सेल्फ असेसमेंट का। वो कह रहा है कि इसमें बताएं कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है जो हम आपको 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे रहे हैं। अब देखिए 2 स्ट्रक्चर उसे ड्रॉ किए हुए हैं, एक ये A और एक ये B। फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन वगैरह आ जाए या हेलोजन आ जाए या नाइट्रोजन आ जाए, वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप। यानी कार्बन के अलावा के एटम, और हाइड्रोजन तो होने ही होनी है तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप नहीं कहेंगे क्योंकि हाइड्रोकार्बन तो है ही। यानी कभी ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए या हेलोजन्स आ जाए, ये अगर कभी नज़र आएंगे तो आप कहोगे कि ये फंक्शनल ग्रुप वाला हिस्सा है इस कंपाउंड का या इस चेन का। अब ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, चैप्टर नंबर 8-9 में आएगा ये, लेकिन ये 8 के हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर CO का बॉन्ड हो। अब अगर CO अकेला हो ऐसे RCO तो ये कीटोन है, पक्का कर लें। और अगर यूँ आ जाइए RCHO, कुछ टीचर CHO इस तरह मिला के भी लिख देंगे तो आप परेशान नहीं होगा, खोल के भी लिख देंगे तो परेशान नहीं होगा। ये ज़रूर देख लीजिएगा कि ये किनारे पर हो, वरना देखिए दोनों CO लग रहे हैं तो दोनों ही को आप हम कीटोन बोल दें, ये हमारी गलती हो जाएगी। CO के देखें राइट लेफ्ट दोनों तरफ अगर रेडिकल है तब ये कीटोन है। अगर जो है CO की एक तरफ हाइड्रोजन है दूसरी तरफ रेडिकल है, देखिए ये जो है ना ये रेडिकल बना, और ये जो है CHO है तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप बना, यानी B जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और A जो है वो कीटोन ग्रुप है। सिर्फ O अकेला हो, कभी ऐसा नज़र आ रहा हो तो आप कहेंगे ये ईथर ग्रुप है, कभी आपको इस तरह नज़र आ रहा हो CO करके ये ईस्टर ग्रुप है। देखिए आपको एक लेक्चर में फ़ायदा मिल रहा है, ऐसा मिल जाए COOH तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। देखिए कितने 1 2 3 4 5, ऊपर अल्कोहल का भी एक बता चुका हूँ, वो अल्कोहलिक ग्रुप है जिसमें OH अकेला आ जाएगा इस तरह से। उसने जो 2 दिए थे सेल्फ असेसमेंट में वो कीटोन और एल्डिहाइड है, सही है जनाब। तो सेल्फ असेसमेंट के तो इस चैप्टर में 3 ही थे, लेकिन अब शॉर्ट क्वेश्चन के अच्छा ख्याल है पूरी एक्सरसाइज नहीं सॉल्व हो रही है, क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व का मतलब तो ये कि मैं खाली अपनी वीडियो बनाऊं और वो चीज़ जो नोट्स वगैरह में भी होती है और लेक्चर्स में भी होती है वो भी करा दूं। तो ये ITQs हैं, यानी इनडायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, जिसके आपको रेडीमेड नोट्स आमतौर पे या बुक के अंदर ढूंढना पड़ता है। तो ये मैंने आपके लिए करा है ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, यानी ये समझे एक तरह का आपके पास एक स्टफ़ भी है अच्छा सा। अगर आप इसकी PDF मंगा लें तो आपके ऑप्शन है, ये 1 टाइम पेमेंट है पूरे सेशन की, लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है उनको चीज़ें मिल रही हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3 ऑक्सीजन, ये तो बता दिए, तो रिवीजन है खुद ही कर लें। अल्कोहल एक है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, ईथर है, ईस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे सकते हैं, अल्कोहल हो गया, कीटोन दे सकते हैं, एल्डिहाइड दे सकते हैं, इतने सारे, लेकिन उसने 3 मांगे। बस ये देखिए ऑक्सीजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग बोल देता तो ये देखिए नॉलेज आ रही है। अब देखिए तस्वीर खींची होगी तो कोई फ़ायदा हुआ, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट को भी वो चेंज कर दे। ख्याल है हम सेकेंड ईयर में और आगे एप्टीट्यूड MCQs में पूछ ले कि भाई नाइट्रोजन कंटेनिंग। अब अगर तो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऐसा है अल्काइल ग्रुप के साथ तो ये अमाइन है, ये नोट कर लिया। अगर ये ऐसा है कि कार्बोनिल के साथ NH2 है तो ये अमाइड है, सही है।
अमाइन और अमाइड, फ़ायदा हुआ, दो मिल गए। नाइट्रोजन कंटेनिंग बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग बहुत सारे होते हैं। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हासिल होने वाली कुछ प्रोडक्ट्स बताएं। अब आप बुक में पढ़ेंगे ना तो एक ही हेडिंग के अंदर सब पैराग्राफ लिखा होगा। अब ये सवाल हो तो हेडिंग बनाए इसकी, प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इथेनॉल है, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च और मोलासेस के ज़रिए इसमें ये होता है कि एंजाइम सिक्रीट होते हैं, बायोलॉजी वालों को समझ में आ रहा होगा। एंजाइम जो सिक्रीट होते हैं उसमें यीस्ट वगैरह मिलाते हैं, ये सब करते हैं, बल्कि यीस्ट ही एंजाइम सिक्रीट करता है, तो वो जो है फिर फर्मेंटेशन का काम करता है और उसके ज़रिए फिर बबलिंग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एफरवेसेंस या उस तरह रिलीज़ होती है बबल्स के तौर पे, तो उसमें इथेनॉल हासिल होता है जिसको हम अल्कोहल कहते हैं, ये वो है। इथेनॉल इज़ कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। कोविड वैक्सीन्स, अगर आपको याद हो कोविड-19 आया था, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, कोई बीमारी ना हो। कोविड-19 के जो वैक्सीन्स बनी थी वो इसी बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए इस्तेमाल करके बनी थी, क्योंकि इसमें जो है वो जो इनएक्टिव पैथोजेंस हैं वो शामिल की गई थी, जो एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म में बनाएं जब वो हम वैक्सीन लगवाएं, तो वो वायरसेस को फाइट करे अगर खुदा ना खास्ता दाखिल हो जाए वो वायरस हमारे बॉडी में। थोड़ा सा रह गया है, देख ले भाई। शॉर्ट क्वेश्चन आखिरी ये है, फिर 2 डिस्क्रिप्टिव है, 5 मिनट रह गए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, रिफॉर्मिंग को यूज़फुल टेक्निक क्यों कहते हैं? अब इसके लिए भी अगर आप बुक खोलेंगे तो ये आपको पूरी हेडिंग के अंदर पैराग्राफ है, ढूंढना पड़ेगा, तो ये मैंने आपकी आसानी कर दी। रिफॉर्मिंग, अगर आपने मेरा लेक्चर लिया हो चैप्टर नंबर 3 का, तो इसमें मैंने रिफॉर्मिंग के बारे में बताया था कि रिफॉर्म नाम से आ रहा है। इसमें हम इस तरह से जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यानी अनब्रांच्ड, इसको हम कैटालाइटिकली और केमिकली इस तरह के जो है ब्रांच्ड कंपाउंड्स में, यानी ये अनब्रांच्ड है। रिफॉर्मिंग का जब अमल होता है कैटलिस्ट वगैरह की मौजूदगी में, कंडीशन में, तो ये ब्रांच हो जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो होता है ना, ये लो ऑक्टेन नंबर वाले जो है या ऑक्टेन रेटिंग वाले जो है सब्सटेंस हैं या फ्यूल्स हैं, या यूँ समझ लें जिससे एफिशिएंसी कम होगी फ्यूल की और इंजन उतना एफिशिएंटली रन नहीं करेगा जितना कि हाई ऑक्टेन वाला जो है करेगा। तो ये इसका फ़ायदा होता है इस रिफॉर्मिंग का कि इसके ज़रिए जब अनब्रांच ब्रांच में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर वो एफिशिएंटली ऑटोमोबाइल इंजन्स में काम करते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि रिफॉर्मिंग कन्वर्ट्स लो ऑक्टेन रेटिंग गैसोलीन पेट्रोल को कहते हैं। और इससे एक और फ़ायदा भी होता है, एक तो ये हो गया कि नॉकिंग जो है वो कम हो जाती है, दूसरा ये कि ये टेल का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट टेक्निक है, क्योंकि टेल जो है ये लेड को इस्तेमाल करता है, टेट्रा इथाइल लेड, TEL, टेल। लेड जो है वो टॉक्सिक है, पॉइजनस है, अगर आप लोगों को पता हो, जहरीला है। तो जब हमारी गाड़ियों के एग्जॉस्ट में से निकलेगा जहर का धुआं, तो सोच लें आप पॉल्यूशन एनवायरमेंटल और उससे फिर फूड चेन का डिस्टर्ब होना और बीमारियां और नुकसानात। तो ये 2 फ़ायदे हैं रिफॉर्मिंग को इस्तेमाल करने से, टेक्निक है ये बेहतरीन। अब ये डिस्क्रिप्टिव के 2 सवाल हैं जो ITQ हैं, क्लियर कर दिया मैंने, लेक्चर ख़त्म पे आ गया। ITQs का मतलब है इनडायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, यानी वो क्वेश्चंस जो आपको रेडीमेड ना मिलें। सही है जनाब? लेकिन यहाँ आपको JJC दे रहा है, वो कह रहा है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से बनने वाली प्रोडक्ट्स बताएं। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, उसमें इनिशियल सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करके डिफरेंट बॉइलिंग रेंज पे डिस्टिलेट्स यानी फ्रैक्शंस हासिल किए जाते हैं। तो कोल के जो सबसे नोटवर्दी 4 डिस्टिलेट्स हैं वो कोक है, जिसको हम कार्बन कहते हैं, कोल तार है जो सॉलिड ब्लैक मास है, कोल गैसेस है जो गैसियस उसमें होंगी, और अमोनिकल लिक्वर है यानी लिक्विड अमोनिया या अमोनिकल सॉल्यूशन वाले मिक्सचर वाले सब्सटेंस। तो ये सारे जो है उस कोल के डिस्टिलेशन से हासिल होते हैं, जो कोल माइन से कोल निकलता है।
कोल से ही मुतालिक और डिस्क्रिप्टिव सवाल है जिसका बच्चे पूछ रहे हैं काफ़ी सारे, तो मैंने कहा कि बता ही दूँ कि सर इस सवाल को कैसे अटैम्प्ट करना है अगर ये आ जाए इम्तिहान में, कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल एंड हाउ दे डिफ़र फ्रॉम ईच अदर, कि सर इसका लिखने का स्टाइल या इसका तरीका क्या होगा। तो पहले तो आप बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल ये हैं। अच्छा, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको और इसको मिक्स करेंगे, देखिए फ़ायदा हो रहा है लेक्चर में। ये डिस्टिलेट्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। यानी इसको यूँ समझ लें कि जैसे इसमें मिसाल देता हूँ कि ये बिटुमिनस कोल है और मैं इसकी डिस्टिलेशन कर रहा हूँ, तो इसमें से ये निकल के आ जाएंगे चारों। और ये जो है ना, ये कोयले की किस्में हैं जो कोल माइन में अलग अलग तरह के अलग अलग रिजर्वायर्स में और सॉइल में कुदरत ने रखे हैं। यानी कम क्वालिटी का रखा है, ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का रखा है, बेस्ट क्वालिटी का रखा है। ये जो है ये कोल की टाइप्स कहलाएंगी और वो फ्रैक्शंस कहलाएंगे। यानी कि इसमें से ये वाला कोई एक टाइप को फ्रैक्शनेट करेंगे हम तो उसके कंपोनेंट्स निकल के आ जाएंगे, तो ये कंपोनेंट्स हैं, समझे आप। और ये जो है ओरिजिनल कोल है, ठीक। तो ये अब चार है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। और ये कार्बन की परसेंटेज की वजह से सबसे कमतर और सबसे बेहतरीन, यानी जिसमें कार्बन जितनी कंपोनेंट कम होगा उसकी कंपोजिशन, वो उतना लो रैंकिंग कोल हो जाएगा। यानी जितना कार्बन परसेंटेज कम, रैंकिंग उसकी ग्रेडिंग कम। ग्रेडिंग का मतलब वो फ्यूल उतना अच्छा नहीं बनेगा, हीट इतनी अच्छी जनरेट नहीं करेगा। यानी जो हम कहते हैं उसको ईंधन के तौर पे जलाते हैं या पावर स्टेशंस में या फर्नेसेस में या कुछ गाँव में अब भी कोयले का अंगीठी में जलाया जाता है डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे, तो वो क्वालिटी ख़राब होगी उसमें, या धुआं बहुत होगा, हीट कम होगी। तो ये नाम लिखेंगे आप चारों, ये टाइप्स हो गई। परसेंटेज लिखेंगे तो ये डिफरेंस आना शुरू हुआ कि इनमें परसेंटेज ऑफ कार्बन का डिफरेंस है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस के ये अर्लीस्ट स्टेज है, वो नेक्स्ट स्टेज है, ये लो रैंक है, वो हाई रैंक है, इसके हीट कंटेंट कम है क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन कम होगी तो उसमें हीट कम जनरेट होगी। और कार्बन के जलने से हीट बनती है। कार्बन जितना ज़्यादा परसेंटेज में होगा, ये भी समझ लें, कार्बन जितना ज़्यादा परसेंटेज में होगा उसमें हीट यानी एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी, गर्माहट और तपिश ज़्यादा आएगी। अब उससे आप इंजन चला दें, फर्नेस इंजन जो होते हैं, स्टीम इंजन होते हैं, कोल इंजन होते हैं, वो सब सही है। तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने बताया आप लोगों को, ये फाइनल थॉट आपको दे रहा हूँ। अपना और सबका ख्याल रखिएगा कि ये ज्वाइन कर लें जल्द से जल्द, तो आपको इसमें इम्पॉर्टेंट और कंपलसरी भी मिलना शुरू हो रहे हैं इंशाल्लाह इस महीने से, उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज़ और इंग्लिश। क्योंकि यूट्यूब पे वो चीज़ देर में आएगी, आपको ऑन ये हमारे ग्रुप में जल्दी मिलना शुरू हो जाएगी इंडिविजुअली ग्रुप ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स को। तो वी विल बी वेटिंग, JJC विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा, ख़ास करके वालिदैन का नमाज़ों की पाबंदी करें एहतिमाम के साथ, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।